हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं ज्योग्राफी सीरीज को, जिसमें कि आज हम बात करेंगे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता क्या है, इसमें कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, कौन कौन से एजेंट जो फैसिलिटेट करते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। क्रिस फॉर्मेट में होगा, सो प्लीज पूरा तरीके से अच्छे तरीके से देखिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस वाले लेक्चर को कंप्लीट करने में। सो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहले हम बात करते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होता क्या है। अगर हम बात करें जियोमॉर्फिक प्रोसेस बोलें तो इसमें क्या होता है, इसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अर्थ सरफेस, जो भी अर्थ सरफेस पे कॉन्फ़िगरेशन पे चेंजेस आ रहे हैं, तो वो किसकी वजह से होता है, वो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस की वजह से ही होता है। जिसमें कि लैंड फॉर्म्स कंस्ट्रक्ट होंगे या डिस्ट्रक्ट होंगे। यस। तो ये क्या बोलते हैं, इसको हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस बोलते हैं। अगर हम बात करें जियोमॉर्फिक प्रोसेस, दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। एंडो का मतलब क्या होता है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जो भी इंटीरियर ऑफ द अर्थ की वजह से चेंजेस आ रहे हैं ऑन द अर्थ सरफेस, तो उसको हम एंडोजेनिक प्रोसेसेस का नाम देंगे। और एक्सोजेनिक मींस एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ, एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ सरफेस, एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ और एट द सरफेस ऑफ द अर्थ पे कोई भी चेंजेस आ रहे हैं कोई भी फोर्सेस की वजह से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोजेनिक प्रोसेस। ठीक है। अगर हम एंडोजेनिक की बात करें, तो हम इन डिटेल में बता चुकी हूँ आपको कि एंडोजेनिक प्रोसेस की वजह से क्या चेंजेस आते हैं। हम सबको पता है कि ये लिथोस्फेरिक प्लेट है और ये किस पे मूव कर रही है, एस्थनोस्फेयर पे मूव कर रही है। इसके अंदर क्या है, मैग्मा चैम्बर है। यस। मैग्मा चैम्बर की वजह से कैसे मूव कर रही है, इसमें जो है कन्वेक्शन करेंट्स बनते हैं, और कन्वेक्शन करंट को जो हीट कहाँ से मिलती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से और प्राइमोडियल हीट की वजह से, जिसकी वजह से ये कन्वेयर बेल्ट बनती है, राइजिंग लिम्ब और फॉलिंग लिम्ब। ये हम इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में, और जिसमें ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लीज़ उसको देखिएगा। ठीक है। तो इसमें क्या है, इसकी वजह से मूव करती है, तो इसकी वजह से लैंड फॉर्म में चेंजेस आते हैं। कुछ प्लेट जो है डाइवर्ट करेगी और कुछ प्लेट जो है कन्वर्ट करेगी। तो इसकी वजह से जो भी चेंजेस आते हैं, वो किसकी वजह से आते हैं, वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ की वजह से आ रहे हैं, जहाँ से मैग्मा रिलीज हो रहा है। तो समझ आया, ये होता है एंडोजेनिक प्रोसेसेस का ओवरव्यू दिया है मैंने। तो ये हो गया एंडोजेनिक प्रोसेस की वजह से। अब हम एक्सोजेनिक की बात करें, तो ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स की वजह से होता है। ये होता है क्लाइमेटिक फैक्टर्स की वजह से। अगर मैं इसमें बात करूं कि एंडोजेनिक जो प्रोसेसेस है, उसमें जियोमॉर्फिक एजेंट कौन कौन से लग रहे हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं, ये सब समझ आएगा अच्छे तरीके से। अभी तो कुछ थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा, थोड़ा बहुत नहीं आ रहा होगा। लाइक विंड हो गया, वाटर हो गया, ओशन करेंट्स हो गए, ग्राउंड वाटर हो गया। इसकी वजह से ये एक एजेंट से जो काम करते हैं लैंडफॉर्म को डिस्ट्रक्ट करने में या कंस्ट्रक्ट करने में। इसकी वजह से डिपोजिशनल भी होते हैं कुछ, और कुछ इरोजनल फैक्टर्स भी होते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लैंडफॉर्म्स की बात करेंगे। अभी तो केवल हम एजेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और जो भी इनसे क्रिएट हो रही है चीज़ें, या कुछ भी डिपोजिशन हो रहा है, तो उसकी वजह से क्रिएट हो रही है। और अगर वो डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो इरोजन की वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो रही है, खत्म हो रही है। समझ आया। तो ये होता है। इसमें क्या क्या प्रोसेस इंक्लूड होता है, जियोमॉर्फिक एजेंट हम समझ लिए। इसमें सोर्स ऑफ हीट किससे मिल रही है, अभी हमने देखा कि सोर्स ऑफ हीट या एनर्जी बोल सकते हैं। अगर हम इन एक्सटीरियर की बात करें या एट द सरफेस पे, तो टेम्परेचर हो सकता है, सन की एनर्जी हो सकती है। यस, बहुत ज़्यादा मैटर करती है सन की एनर्जी की वजह से। अब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे ना, तो उसमें केवल सन और टेम्परेचर की ज़्यादा से ज़्यादा बात होगी। तो ये हो गया, टेम्परेचर हो गया, सन हो गया, या फिर ग्रेविटी हो गई, या हीट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से जो अंदर हीट जनरेट हो रही थी, उसकी वजह से क्या है, सोर्स ऑफ हीट या एनर्जी मिल रही है, जिसकी वजह से लैंडफॉर्म्स का क्रिएशन या डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो अगर चार्ट देखें, तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में बता चुकी हूँ। अर्थ की मूवमेंट की वजह से जो भी अर्थ की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो रहा है, उसको हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस बोलते हैं।
जो कि दो पार्ट में डिवाइडेड है, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक में अगर हम बात करें तो दो मूवमेंट होते हैं, एक स्लो मूवमेंट और एक सडन मूवमेंट। सडन मूवमेंट में हम वॉल्केनो और अर्थक्वेक इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले लेक्चर्स में। तो अगर नहीं देखें तो प्लीज चेक चेक इट आउट। अगर देख ली तो कोई बात ही नहीं है, और अगर आता है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है। अगर हम स्लो मूवमेंट्स की बात करें तो डाइट्रोफिज्म और ये होता है कैस्ट्रोट्रोफिज्म। कैस्ट्रोट्रोफिज्म, इसमें वॉल्केनो और अर्थक्वेक आता है, जिससे कि सडन चेंजेस होते हैं हमारी अर्थ की कॉन्फ़िगरेशन में, जिससे कि लैंडफॉर्म बनते भी हैं और कुछ डिस्ट्रक्ट भी होते हैं लैंडफॉर्म्स। अगर हम डाइट्रोफिज्म की बात करें तो एपिरोजेनिक और ओरोजेनिक मींस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और वर्टिकल मूवमेंट होते हैं। तो अगर हम कॉन्टिनेंट बिल्डिंग की बात करें तो अपवर्ड मूवमेंट भी हो सकता है और डाउनवर्ड मूवमेंट भी हो सकता है। और ओरोजेनिक में हम क्या बोलते हैं, माउंटेन बिल्डिंग होता है, जिसमें कि क्या होता है, फोर्स ऑफ कंप्रेशन भी लगता है, फोर्स ऑफ टेंसाइल फोर्स भी होता है। अगर मैं ओरोजेनिक की बात करूँ या माउंटेन बिल्डिंग की बात करूँ, माउंटेन बिल्डिंग की बात करती हूँ मैं, तो इसमें दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, कंप्रेशनल फोर्स और टेंसाइल फोर्स। कंप्रेशनल कैसे, लाइक दीज आर द टू प्लेट्स जो एक ही डायरेक्शन में आ रही है, तो ये कंप्रेशन लगाएंगी, जिसकी वजह से एक प्लेट तो डिस्ट्रक्ट होगी और एक प्लेट ऊपर ही रहेगी, तो इससे एक फॉर्म होगा फोल्ड माउंटेन। एग्जाम्पल ने तो हिमालयाज हो गया, एल्प्स हो गया। इससे क्या कंप्रेशन लग रहा है, समझ आ गया। और टेंसाइल फोर्स कौन सा होता है, दो प्लेट जो थी वो डाइवर्ज हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है। अगर मैं एक बात करूं, ये एक प्लेट है जो दोनों इधर जा रही हैं, इससे क्या है, इधर भी क्रैक आया, एक इधर भी क्रैक आया। ठीक है। ये जो हिस्सा था, ये वाला जो हिस्सा था ये नीचे चला गया, तो अभी कैसे फॉर्म हो गया, यस। तो ये क्या बन गया, ये बन गया ब्लॉक माउंटेन। इसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। ये दो ब्लॉक माउंटेन्स हो गए और ये रिफ्ट वैली हो गई। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, साफ सुथरा बनाते हैं, कैसे फॉर्म हुआ था, ठीक है। ये क्या बन गए, ये रिफ्ट वैली बन गई थी और ये बन गए थे ब्लॉक माउंटेन्स। ये थोड़ा नीचे चला गया बिकॉज ऑफ टेंसाइल फोर्स। तो इसमें क्या हुआ, ये ब्लॉक माउंटेन्स अगर मैं बोलूँ, ये सतपुरा और विंध्यास, सतपुरास और विंध्यास के बीच में क्या फ्लो कर रही, कौन सी रिवर, नर्मदा। तो ये एक रिफ्ट वैली का एग्जांपल है। नर्मदा रिवर जो है रिफ्ट वैली में से फ्लो कर रही है, और ये जो है ये ब्लॉक माउंटेन्स है, विंध्यास। ठीक है। ये दो एग्जांपल्स हो गए, ये एक एग्जांपल हो गया जो कि हमारी इंडिया में ही हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे फोर्स होते हैं, ऐसे फॉर्म होते हैं ओरोजेनिक मींस माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेसेस में क्या है, फॉल्ट माउंटेन्स या ब्लॉक माउंटेन्स फॉर्म हो गए, और इसमें जो है फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म हो गए। ठीक है। अगर हम बात करें एक्सोजेनिक प्रोसेसेस की, तो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस में क्या मैंने बताया था, इसमें जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं वो क्या होता है, सन होता है, सन होता है। तो इसमें वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन, मैंने क्या बताया था, लैंडफॉर्म डिस्ट्रक्ट भी होते हैं और क्रिएट भी होते हैं। तो अगर हम बात करें तो वेदरिंग क्या होते हैं, अगर हम वेदरिंग की बात करते हैं तो वेदरिंग प्रोसेस में अगर हम देखें, वेदरिंग का मतलब होता है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिग्रेडेशन, केमिकली डिग्रेडेशन of rocks induced by the interaction of various climatic factors, variables। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं, तो ये विंड की वजह से भी हो सकता है, ये ग्राउंड वाटर की वजह से भी वेदरिंग हो सकता है, ये आइस की वजह से भी हो सकता है। बहुत सारे जियोमॉर्फिक एजेंट्स होते हैं, जो कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा, सन होगा।
ठीक है, या ग्रेविटी भी हो सकता है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी तो मोस्टली जो है सन ही होगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से विंड जो है वो मूव करती है। अगर हम वेदरिंग की बात करें, ये केमिकल मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन क्या होता है? मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन की बात करें तो फिजिकली जो है डिसइंटीग्रेट होता है, फिजिकली डिसइंटीग्रेट होता है, जैसे कि इंसुलेशन की वजह से हो सकता है, टेम्परेचर की वजह से हो सकता है, या प्रेशर की वजह से डिसइंटीग्रेट हो सकता है, मतलब टूट सकता है। क्या? रॉक। अभी मैं समझाऊंगी कि करके, इसको इन डिटेल बताऊंगी। और मैकेनिकली डिग्रेडेशन क्या होता है? मैकेनिकली मीन्स केमिकली, सॉरी मैकेनिकली कह रही हूँ, केमिकली डिग्रेडेशन क्या होता है? केमिकल की वजह से, लाइक कार्बोनिक एसिड है जो कि किसको डिसॉल्व कर देता है? लाइमस्टोन को डिसॉल्व कर देता है। कार्बोनिक एसिड लाइमस्टोन को डिसॉल्व कर देता है, तो ये हो गया मैकेनिकली डिग्रेडेशन ऑफ रॉक। लाइमस्टोन जो रॉक है वो डिसॉल्व हो जाती है बिकॉज ऑफ कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया मैकेनिकली डिग्रेडेशन। और अगर हम इन डिटेल इसको समझना चाहें, ये तो मैंने डेफिनेशन बता दी। अब हम पढ़ते हैं कि इसके दो तीन टाइप्स होते हैं। इसमें मैकेनिकल या फिजिकल वेदरिंग हो सकता है, केमिकल वेदरिंग भी हो सकता है, बायोलॉजिकल वेदरिंग भी हो सकता है। अगर हम देखें मैकेनिकल वेदरिंग में, मैकेनिकल वेदरिंग जैसे कि मैंने बताया, मैकेनिकल वेदरिंग में किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द इसको फिजिकल वेदरिंग भी बोल सकते हैं। यस। तो फिजिकल वेदरिंग की अगर बात करें, इसमें आता है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, जो कि इंसुलेशन की वजह से होता है। मैं इसलिए ही लिख रही हूँ कि इन डिटेल में बताऊंगी। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, ग्रेनुअल डिसइंटीग्रेशन, शैटरिंग, एक्सफोलिएशन। यस। तो पहले अभी हम इनको समझते हैं, फिर आते हैं उस पर। अगर हम ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन की बात करें, लाइक दिस इज द रॉक, ठीक है, ये सन है, सन की इस पे हीट पड़ रही है, इस 45 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर जो है, इस पे हीट पड़ी, तो ये क्या करेगा? ये एक्सपेंड करेगा। ये रॉक क्या करेगा? एक्सपेंड। और वही नाइट टाइम में, रात के टाइम में जो है इसका टेम्परेचर रहेगा 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या हो गया? ये क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और ये प्रोसेस चलता जाएगा, मीन्स डे टाइम में क्या हुआ? रॉक ने क्या किया? एक्सपेंड किया। और नाइट टाइम में क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया। ये प्रोसेस चलता जाएगा और ये क्या होगा? ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, मतलब ये टूट जाएगा, ये ब्लॉक टूट जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो गया। समझ आ गया? ये होगा ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। अगर हम बात करें ग्रेनुअल डिसइंटीग्रेशन की, ये रॉक है, इसमें ग्रेन्स होते हैं, कोर्स ग्रेन्स, ये जो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होंगे, कुछ लाइट कलर में होंगे और कुछ डार्क कलर में होंगे। तो ये जो ब्लैक कलर्स के होते हैं इसमें, जो या फिर डार्क कलर के होते हैं, तो वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं। सबने सुना भी होगा और ये अप्लाई भी किया होगा कि जब समर्स का टाइम होता है तो उसमें हम जो है प्रेफर करते हैं लाइट कलर के क्लॉथ्स पहनना, जिससे हीट रेडिएट आउट होती है। डार्क कलर के क्लॉथ्स पहनेंगे तो वो हीट एब्जॉर्ब करती है, तो प्रेफर करते हैं कि डार्क कलर की ना पहने गर्मियों में, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। मम्मियाँ वगैरह भी कहती हैं ना कि लाइट कलर के कपड़े पहने तो बढ़िया रहेगा, है ना? वही चीज़ है कि वो जो डार्क कलर के जो कोर्स ग्रेन्स हैं यहाँ पे, वो हीट को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो यही इसमें क्या प्रोसेस चलेगा? एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्शन का, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस चलेगा। और ये जो ग्रेन्स हैं इसमें हो जाएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये टूट के गिर जाएंगे ग्रेन्स ही। और यहाँ पे क्या होगा? खुरखुरापन आ जाएगा ना। यहाँ पे जो है, जैसे ये है, ये टूट गए और ये वाले ग्रेन्स रह गए, जिसको मैंने सी में लिखा है टूट गए, ये यहाँ पे खुरखुरापन कर गए, कोर्स ग्रेन्स हो गए वो।
तो ये हो गया ग्रेनुअल डिसइंटीग्रेशन। अगर हम बात करें एक्सफोलिएशन की, तो ये हो गया, एक्सफोलिएशन मीन्स होता है पीलिंग ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ रॉक, आउटर लेयर ऑफ रॉक, मीन्स दिस इज द रॉक और ये सन की हीट आ रही है, ठीक है, हीट पड़ रही है इस पे, तो ये जो हीट है ये अंदर तक तो जाएगी नहीं, पेनिट्रेट तो करेगी नहीं, ऊपर ही ऊपर पेनिट्रेट करेगी। तो इसमें क्या होता है, ये जो लेयर है ऊपर वाली लेयर ये हट गई, ये सेम एज इट इज अगर हम बोले तो डिफरेंस होगा, होता है। तो ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन और एक्सफोलिएशन में डिफरेंस होता है, बट इसमें एक्सफोलिएशन में क्या होता है, आउटर लेयर जो है वो पील ऑफ हो जाती है, ठीक है। तो आउटर लेयर पील ऑफ हो गई, किसकी वजह से हुई, वो वही सेम एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हुई, ठीक है। इससे पील ऑफ हो गई आउटर लेयर। तो ये क्या है, वेदरिंग का प्रोसेस है जिसमें कि डिसइंटीग्रेट होता है, इसमें कुछ फॉर्म नहीं हो रहा है, इसमें डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। ये हो गया एक्सफोलिएशन। अगर हम बात करें दूसरा, फ्रॉस्टिंग या फ्रीजिंग बोल सकते हैं, फ्रीजिंग एंड थोइंग। इसमें क्या है, दिस इज द रॉक, ठीक है। इसमें क्या है, ये जैसे कि स्पेस है, अंदर जो है थोड़ा स्पेस है, तो इसमें क्या पानी जमा हो गया, इसमें वाटर चला गया, और वाटर सर्दी में क्या होगा, जब टेम्परेचर डाउन होगा तो ये फ्रीज करेगा, और जब गर्मी होगी या डे टाइम होगा तो ये क्या होगा, लिक्विड बन जाएगा, तो उसको बोलते हैं थोइंग। थोइंग का मतलब जो फ्रीजिंग हुई थी उसके बाद जो लिक्विड फॉर्म में जो वाटर कन्वर्ट हुआ उसको हम थोइंग बोलते हैं। तो थोइंग होती है फिर वो, तो उसमें क्या होगा, फ्रीजिंग होगी थोइंग होगी। फ्रीजिंग क्या करता है, एक्सपेंड करता है वॉल्यूम को, तो ये रॉक को एक्सपेंड करेगा, बढ़ाएगा साइज में, फिर कम हो जाएगा, बढ़ाएगा कम होगा, तो क्या होगा, एक दिन ये आके टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो ये हेल्प करता है, फ्रीजिंग एंड थोइंग क्या हेल्प करता है, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन या फिजिकल वेदरिंग में हेल्प करता है। समझ आ गया? अगर समझ नहीं आया तो आप रीप्ले करके फिर से देख सकते हैं, आपके पास तो ऑप्शन भी है, ठीक है। मैं बार बार एक्सप्लेन करके कुछ नहीं, मैं लेंथ बढ़ाऊंगी वीडियो का, कुछ नहीं फायदा। ये तो हो गया फिजिकल वेदरिंग। अगर हम बात करते हैं केमिकल वेदरिंग की, तो इसमें कार्बोनेशन, सॉल्यूशन या ऑक्सीडेशन। कार्बोनेशन की अगर हम बात करें केमिकल वेदरिंग में, केमिकल वेदरिंग, अगर हम केमिकल वेदरिंग की बात करते हैं तो इसमें क्या बताया, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन जैसे कि अगर हम लिखते हैं तो रेन वाटर क्या, रेन वाटर इज एबल टू डिसॉल्व सर्टेन मेटल्स, मिनरल्स, सॉरी मेटल्स कह रही हूँ, सर्टेन मिनरल्स। जैसे कि एग्जांपल लिखते हैं जिप्सम, जिप्सम हो गया, रॉक सॉल्ट हो गया। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन। मींस सॉल्यूशन कैसे बना, ये जो भी रेन वाटर जो था वो कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो डिसॉल्व हो जाते हैं रेन वाटर के पड़ने से, तो वो एग्जांपल है जिप्सम, ये सॉल्ट, रॉक सॉल्ट। ये फिजिकल वेदरिंग नहीं हुई, केमिकल वेदरिंग ही हुई, क्योंकि रेन वाटर में कुछ ऐसे सर्टेन एलिमेंट्स होते हैं जो कि इसको डिसॉल्व कर देते हैं। अगर हम बात करें कार्बोनेशन की, कार्बोनेशन की अगर बात करते हैं तो CO2 प्रेजेंट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, CO2 प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, तो वो CO2 जो है वो वाटर में जाके डिसॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या फॉर्म करते हैं, ये वीक कार्बोनिक एसिड फॉर्म करते हैं, वीक, वीक कार्बोनिक एसिड फॉर्म होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन डिसॉल्व हो जाता है व्हेन इट कम्स टू कांटेक्ट विद द वाटर, जिसमें कि CO2 डिसॉल्व है, ठीक है। तो इस ये क्या बन जाएगा, ये डिसॉल्व हो जाएगा लाइमस्टोन, लाइमस्टोन जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। इसकी टोपोग्राफी अगर हम अब नेक्स्ट लेक्चर में अब हम यही पढ़ने वाले हैं, लाइमस्टोन की टोपोग्राफी पढ़ेंगे, जिसको हम कास्ट टोपोग्राफी भी बोलते हैं। ये कहाँ कहाँ पे मिलते हैं ये सब पढ़ेंगे अच्छे से। तो अभी बस हमें ये समझना है कि कार्बोनेशन की वजह से कैसे डिसइंटीग्रेट होता है रॉक, जैसे लाइमस्टोन हो गया, लाइमस्टोन जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा, जिसकी वजह से टोपोग्राफी या लैंडफॉर्म्स बनेंगे, लैंडफॉर्म्स बनेंगे भी, इरोजनल भी होगा क्योंकि इरोड हो गए, और कहीं पे जाके डिपोजिशन भी होगा।
तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हम सीरीज वाइज चल रहे हैं तो जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। कार्बोनेशन हो गया। अगर अब नेक्स्ट क्या था, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, इसमें जो है रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन होता है। इसकी वजह से जो भी चेंजेस आएंगे रॉक्स में, डिसइंटीग्रेट होगा रॉक, तो वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है। अब हम बात करें बायोलॉजिकल वेदरिंग, तो ये किसकी वजह से होता है? ये एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटीज के चक्कर में होता है। मीन्स बायोलॉजिकली ह्यूमन एक्टिविटी के चक्कर में भी हो सकता है, एनिमल्स के चक्कर में भी हो सकता है, प्लांट्स की वजह से भी हो सकता है। अगर हम बात करें कोई रॉक्स कैसे डिसइंटीग्रेट होगी, बोरिंग्स बाय एनिमल्स। अगर कोई होल बना दिया तो इससे इसका क्या हेल्प, ये क्या हेल्प करेगा, ये रॉक्स को तोड़ने में हेल्प करेंगे। एल्गी हो गया, मॉशस हो गया, लाइचिन हो गया। अगर हम बात करें, ये प्लांट है, प्लांट डेथ हो गई प्लांट की और वो जाके मिल गया मिट्टी में, तो ये क्या, एक एसिड फॉर्म करेगा। एसिड की वजह से क्या होगा, रॉक जो है डिसइंटीग्रेट होगी या फिर उसकी वेदरिंग होगी रॉक की। तो वो किसकी वजह से हो गया, बायोलॉजिकल वेदरिंग हो गया। समझ आ गया। अब हम बात करते हैं मास मूवमेंट। मास मूवमेंट क्या होता है? अगर मैं देखूं मास मूवमेंट, पहले हम समझते हैं मास मूवमेंट होता क्या है। मास मूवमेंट अगर हम बोलें तो वेदर्ड, या फिर वो पहले से टूटी हुई है, या फिर नॉन वेदर्ड रॉक मूवमेंट, वेदर्ड और नॉन वेदर्ड रॉक मूवमेंट डाउन द स्लोप ड्यू टू ग्रेविटी। केवल और केवल ग्रेविटी की वजह से ही मूवमेंट जो भी हुआ, तो वो केवल और केवल ग्रेविटी की वजह से होना चाहिए, विदाउट द हेल्प ऑफ अदर एजेंट्स, जो जियोमॉर्फिक एजेंट्स, विदाउट द हेल्प ऑफ अदर जियोमॉर्फिक एजेंट्स। किसी की भी हेल्प नहीं लेनी है, केवल और केवल ग्रेविटी की हेल्प होनी चाहिए उसमें। अगर ये स्टेटमेंट आता है स्टेटमेंट, तो हम इसको गलत नहीं करना है। यही चीज है, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करके चलना है। तो हमें क्या है, क्लियरिटी रहेगी और हम एग्जाम्स में उसको सही कर सकते हैं इजीली, बिना टेंशन लिए। तो हम उसमें गैस वर्क नहीं लगाएंगे, सब कुछ गैस वर्क से होता नहीं है, पेपर क्लियर नहीं होता है। गैस वर्क उसमें काम करता है जिसमें कि हमें गैस वर्क लगाना होता है, पर ये चीजें कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने की है, तो इसमें हम गैस वर्क नहीं लगा सकते। ये हम समझेंगे अच्छे तरीके से। तो इसी को हम मास मूवमेंट बोलते हैं। ये एप्टीट्यूड हम डेवलप करेंगे जब हम कौन सा सेशन करेंगे, एमसीक्यूज का सेशन करेंगे। ठीक है। जियोमॉर्फिक एजेंट होता है, किसकी वजह से होगा, ग्रेविटी की वजह से जो भी मूवमेंट आएगा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं लैंडस्लाइड्स की, दिस इज द माउंटेन और टॉप सॉइल थी, टॉप सॉइल पे ये क्या होता है, बाइंड अप होते हैं, और इस पे स्टीप स्लोप है। स्टीप स्लोप की वजह से ये ग्रेविटी लग रहा है ना यहाँ पे, जिसकी वजह से ये नीचे आया मटीरियल। तो लैंडस्लाइड जो भी होती है वो किसकी वजह से होती है, वो ग्रेविटी की वजह से ही होती है। तो इसको हम बोलेंगे मास मूवमेंट। समझ आ गया। मास मूवमेंट क्या होता है, जो भी ग्रेविटी की वजह से हो। इसमें स्लो क्रीप भी होता है। एग्जांपल अगर हम लें, स्लो क्रीप हो गया, रॉक क्रीप हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, और कुछ आप भी पढ़िएगा, जिससे एक चैलेंज मिलता है दिमाग को। ये सब आपको पढ़ना है। स्लो क्रीप क्या होता है, रॉक क्रीप क्या होता है, गूगल पे सर्च करिएगा और फिर आप कमेंट में बताइएगा, जिससे कि आपको अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छे से पता भी लग जाएगा। सब कुछ मैं भी बताती रही तो कुछ नहीं होगा, कुछ चैलेंजेस भी देने होते हैं, कुछ अपनी आप भी एफर्ट्स डालो। ठीक है। तो मास मूवमेंट ये हो गया। अगर हम बात करें तीसरे की, तो इरोजन। अगर हम इरोजन और वेदरिंग में डिफरेंस देखें, तो उसके बाद इरोजन समझ आ जाएगा अपने आप ही। अगर हम बात करें वेदरिंग, इरोजन में पढ़ते हैं, वेदरिंग जो है एक जियोलॉजिकल प्रोसेस से इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ सोर्सेज सच एज रॉक्स ड्यू टू द कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर, वाटर और बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। नो मूवमेंट ऑफ सोर्सेज टेक्स अ लॉन्गर टाइम पीरियड। और ये केमिकल, ये शायद वेदरिंग का है, ये वेदरिंग में हम पढ़ चुके हैं, और ये इरोजन का है, गलत दे रखा है इसमें, ये इरोजन का है। इरोजन क्या हेल्प करता है, इरोजन हेल्प करता है कि ट्रांसपोर्टेशन जो भी रॉक का, जैसे कि ये रॉक थी, इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया, यहाँ पे ग्रेन्यूल्स पड़े हैं,
ये रॉक्स के पार्ट्स पड़े हैं, फ्रेगमेंट्स पड़े हैं, तो ये तो यहीं पे पड़े हुए हैं, ठीक है। इनको ट्रांसपोर्ट करने का, ट्रांसपोर्ट भी तो होगा तभी तो दूसरी जगह जाके डिपोजिशन होगा। ये तो यहीं पे पड़े हैं, इसको हम डिपोजिशन भी बोल सकते हैं। इसको तो टूट भी गए, ट्रांसपोर्ट तो हुए नहीं, तो दूसरी जगह पे जाके लैंडफॉर्म कैसे बनाएंगे दूसरी जगह जाके। तो ये किसका काम होता है, इरोजन का काम होता है। ये किसका काम हो गया, इरोजन का काम हो गया। इरोजन का अगर हम पढ़ें तो इरोजन क्या है, एक जियोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन करने में किसका, जियोलॉजिकल सोर्सेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू द सरफेस प्रोसेस सच एज वाटर फ्लो। ये किसकी वजह से चेंजेस आ सकते हैं, वाटर फ्लो की वजह से चेंज आ सकता है। लाइक ये रिवर फ्लो कर रही है, इसमें कुछ डिपोजिशन सेडिमेंट्स होंगे, वो डिपॉजिट हो गए कहीं जाके, लेटर स्टेज में, ओल्ड स्टेज में जाके डिपॉजिट कर दिया। तो ये क्या हो गया, सेडिमेंट्स जो है डिपॉजिट हो गए, ये किसकी वजह से हुए, इरोजन की वजह से हुए। इरोजन और वेदरिंग में हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो इरोजन कुछ नहीं होता है, इरोजन जो है ट्रांसपोर्ट करता है, और वेदरिंग क्या होता है, केवल और केवल वो तोड़ता है, वो फैसिलिटेट नहीं करता मूवमेंट को, ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटेट नहीं करता। मूवमेंट्स अकर फॉलोड बाय रीडिपोजिशन एट अ न्यू प्लेस। वो पहले से डिपॉजिट तो है ही है, समझ आया। जैसे कि ये रॉक टूटा, ये रॉक का पार्ट टूटा, फ्रेगमेंट टूटा, ये तो डिपॉजिट है, ये दूसरी नई उसी जगह पे, पर नई जगह पे जाके जो डिपोजिशन होता है, रीडिपोजिशन बोल सकते हैं, न्यू डिपोजिशन बोल सकते हैं, वो इरोजन करता है वो काम। टेक्स अ शॉर्टर पीरियड टाइम, क्योंकि रिवर फ्लो कर रही है, आराम से जाके डिपॉजिट कर दिया उसने कहीं भी जाके। लाइक वाटर इरोजन, विंड इरोजन, स्नो इरोजन, जी, ठीक है। इसकी वजह से जो है इरोजन्स होते हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्स वो जो होते हैं इरोजन, समझ आ गया। ये इरोजन्स होते हैं जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में होते हैं, इसमें लॉन्गर टाइम नहीं लगता। ये ट्रांसपोर्ट का इजीली, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, और ये क्या है, न्यू और रीडिपोजिशन करता है। अभी जो मैंने फवल किया था उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, ठीक है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, और न्यू और रीडिपोजिशन होता है इसका, इसको हम इरोजन बोलते हैं। तो अब हमने इन डिटेल जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस पढ़ लिया। इसमें हमने एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा। इसमें कौन कौन से होते हैं, स्लो मूवमेंट, सडन मूवमेंट भी पढ़ा, और स्लो मूवमेंट भी पढ़ा। इसमें हमने वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन, कहीं जाके डिपॉजिट करेगा तो उसको डिपोजिशन बोल दिया जाएगा। वेदरिंग पढ़ लिया इसमें हमने। इसमें हमने और क्या पढ़ा था, इरोजन पढ़ लिया इसमें हमने, यस। इसमें हमने डिपोजिशन पढ़ लिया, मास मूवमेंट पढ़ लिया। मैंने दिया है कि आपको पता लगाना है कि सॉइल क्रीप क्या होता है, सॉरी स्लो क्रीप क्या होता है, रॉक क्रीप क्या होता है, ये आप सर्च करेंगे और अपने नोट्स में इनकलकेट करेंगे उसको। सो दैट्स फॉर टुडे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसके नोट्स बनाइए, इसको रिवाइज कीजिए अच्छे से, और जो भी कोई डाउट हो, जो भी कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टिल देन बाय बाय।